नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और बीईजीसी ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी का एग्जाम आपके सर पर है तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज हम इस पेपर को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपको इस सब्जेक्ट के बारे में एबीसी भी नहीं पता है, तब भी इस वीडियो के एंड तक आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी फील करेंगे। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन और ब्लॉक 1 को कवर करेंगे, जो कि है डैनियल डेफो की लिखी हुई बहुत ही फेमस नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। तो चलिए बिना किसी डीले के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी समझते हैं। 18th सेंचुरी का इंग्लैंड कैसा था? ये एक ऐसा टाइम था जब सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। पहले लोग किंग्स, क्वींस और मैजिक वाली स्टोरीज, जिन्हें हम रोमांसेस कहते हैं, उनको पढ़ना पसंद करते थे। लेकिन अब एक नई मिडिल क्लास सामने आ रही थी। ऐसे लोग जो बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे। इन लोगों को परियों की कहानियां नहीं, बल्कि रियल लाइफ स्ट्रगल्स और नॉर्मल इंसानों की कहानियां पढ़नी थी। इसमें हमको ये याद रखना है कि इस डिमांड की वजह से राइज ऑफ द नॉवल हुआ, यानी मॉडर्न नॉवेल्स लिखी जानी शुरू हुई जो सोसाइटी की रियलिटी दिखाती है। और इसमें सबसे बड़ा नाम था डैनियल डेफो का। डैनियल डेफो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान थे। वो किसी बहुत अमीर या रॉयल फैमिली से नहीं थे। उनके पिताजी एक सिंपल कैंडल मेकर थे। डेफो की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। उन्होंने बिजनेस किया, बैंकरप्ट हुए यानी कंगाल हो गए, जेल गए, और यहाँ तक कि एक पॉलिटिकल स्पाई का भी काम किया। उनकी अपनी लाइफ का जो सर्वाइवल स्ट्रगल था, वही उन्होंने अपनी नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो में डाल दिया। ये नॉवल 1719 में पब्लिश हुई थी और ये एक रियल लाइफ कहानी से इंस्पायर्ड थी। एक स्कॉटिश सेलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर सेल्क्रिक। वो लगभग 4.5 साल तक एक डिजर्टेड आइलैंड, एक सुनसान टापू पर अकेला फंसा रहा था। डेफो ने इसे रियल स्टोरी को बेस बनाकर अपना मास्टरपीस लिखा है। कहानी शुरू होती है 1651 में, इंग्लैंड के शहर यॉर्क से। हमारा हीरो रॉबिन्सन क्रूसो एक आरामदायक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर साहब उसको समझाते हैं कि बेटा, मिडिल स्टेशन ऑफ लाइफ सबसे बेस्ट है। ना ज्यादा गरीबी का दुख, ना ज्यादा अमीरी की टेंशन। तुम आराम से लॉ पढ़ो और यहीं सेट हो जाओ। लेकिन क्रूसो को तो समुंदर और एडवेंचर का नशा था। अपने पेरेंट्स के मना करने के बावजूद वो चुपचाप घर से भागकर एक शिप पर बैठ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है एग्जाम में, थीम ऑफ पेरेंटल डिसोबीडियंस के ऊपर, यानी अपने फादर की आज्ञा का उल्लंघन करना। क्रूसो का अपने फादर की बात ना मानना एक तरह से बाइबल के ओरिजिनल सिन, यानी पहले पाप जैसा दिखाया गया इस नॉवल के अंदर, जिसके लिए उसको आगे चलकर आइलैंड पर सजा भुगतनी पड़ती है। तो घर से भागने के बाद उसकी लाइफ में आते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स। सबसे पहले स्लेवरी। उसके शिप पर मॉरिश पायरेट्स अटैक कर देते हैं और उसको नॉर्थ अफ्रीका में एक स्लेव, एक गुलाम बना लिया जाता है। फिर वो एस्केप करता है वहां से। 2 साल बाद वो एक छोटे बच्चे ज्यूरी के साथ एक छोटी सी बोट में वहां से भाग निकलता है। रास्ते में एक पोर्टुगीज कैप्टन उन्हें बचा लेता है। क्रूसो, जो कि थोड़ा सेल्फिश और बिजनेस माइंडेड है, ज्यूरी को उस कैप्टन को बेच देता है और ब्राजील चला जाता है। ब्राजील से फिर वो एक आइलैंड पे पहुंचता है। ब्राजील में वो एक सक्सेसफुल शुगर प्लांटेशन, यानी कि खेती शुरू करता है और बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाता है। लेकिन लालच बुरी बला है, देखो। वो और ज्यादा पैसे कमाने के लिए अफ्रीका से स्लेव्स लाने के लिए एक इलीगल मिशन पर निकलता है। रास्ते में आता है एक भयानक तूफान और उसकी शिप डूब जाती है। बाकी सब लोग मारे जाते हैं और सिर्फ क्रूसो एक सुनसान आइलैंड पर जिंदा बच जाता है। अब अगले 28 साल तक वो उस टापू पर अकेला रहता है। वो रोता नहीं है, बल्कि अपने दिमाग और मेहनत से उस आइलैंड पर कब्जा कर लेता है। वो टूटी हुई शिप से गन पाउडर और खाना निकाल कर ले आता है। अपना एक मजबूत घर बनाता है जिसे वो अपने कैसल कहता है। फसल उगाना सीखता है, जानवरों को पालता है और कपड़े भी बनाता है। एक दिन जब वो बहुत बीमार पड़ जाता है, तब उसे बाइबल पढ़कर एहसास होता है कि ये सब उसके पुराने पापों, यानी डिसोबीडियंस की सजा है। और उसके अंदर एक डीप रिलीजियस फेथ जग जाती है। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। एग्जाम में क्रूसो के डेली स्ट्रगल्स पर क्वेश्चन आता है। ये दिखाता है 18th सेंचुरी के कैपिटलिज्म और इंडिविजुअलिज्म को। क्रूसो कहता है कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं करूंगा। वो उस जंगली आइलैंड को अपनी मेहनत से एक प्रॉपर प्रॉपर्टी में बदल देता है। ये मॉडर्न मिडिल क्लास हार्ड वर्क और सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कई सालों बाद उसे आइलैंड पर एक पैर का निशान, एक फुटप्रिंट दिखता है और उसको पता चलता है कि वहां कभी कभी कैनिबल्स, यानी इंसान खाने वाले लोग आते हैं। एक दिन वो उन कैनिबल से एक नेटिव की जान बचा लेता है। क्योंकि उसने उस इंसान को फ्राइडे के दिन बचाया था, तो वो उसका नाम फ्राइडे रख देता है। क्रूसो फ्राइडे को अपना बराबर का दोस्त नहीं मानता, बल्कि अपना सर्वेंट, अपना नौकर उसको बना लेता है।
उसको इंग्लिश सिखाता है और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देता है। एंड में एक इंग्लिश शिप वहां आती है जिसमें म्यूटिनी यानी बगावत हो चुकी है। क्रूसो और फ्राइडे वहां के कैप्टन की मदद करते हैं, म्यूटिनर्स को हराते हैं और वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं। मतलब सिर्फ क्रूसो इंग्लैंड लौटता है, फ्राइडे इंग्लैंड नहीं जाता। वो फ्राइडे को और उस आइलैंड को ऐसे ही छोड़ देता है इंग्लैंड की कॉलोनी बनने के लिए। अब इंग्लैंड पहुंचने के बाद क्रूसो देखता है कि वो अपने ब्राजील के बिजनेस की वजह से बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है। दोस्तों, इस नॉवल की शुरुआत में डिफो ने एक प्रीफेस लिखी थी। उस टाइम पर रिलीजियस लोग फिक्शन यानी नकली और झूठी कहानियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि नॉवेल्स लोगों का दिमाग खराब कर देती है। इसलिए डैनियल डिफो ने एक चालाकी की। उन्होंने इस नॉवल को ऐसे पब्लिश किया जैसे कि ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं, बल्कि असली इंसान की ऑटोबायोग्राफी या फिर प्राइवेट जर्नल हो। उन्होंने प्रीफेस में लिखा कि ये जस्ट हिस्ट्री ऑफ फैक्ट है, यानी बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। इसका फायदा ये हुआ कि लोगों ने इसको बिल्कुल सच मानकर पढ़ा, जिससे स्टोरी का रियलिज्म और क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। और इसे पढ़ने वालों को एक मॉरल और रिलीजियस लेसन भी मिला कि भगवान की मर्जी, प्रोविडेंस पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा इंट्रोडक्शन और ब्लॉक वन। हमने ब्लॉक वन को अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है। इन्हीं पॉइंटर्स के अराउंड आपके ज्यादातर आंसर्स बन जाएंगे। चलिए अब इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में आते हैं और कवर करते हैं ब्लॉक टू को, जो कि है जॉनथन स्विफ्ट और उनकी मास्टरपीस नॉवल गुलिवर्स ट्रेवल। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी है जिसमें एक आदमी छोटे बोने यानी ड्वार्फ के देश में चला जाता है, तो आज आपका दिमाग घूमने वाला है। क्योंकि रियलिटी में ये लिटरेचर की सबसे खतरनाक सटायर यानी व्यंग्यात्मक कहानी में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जॉनथन स्विफ्ट को समझते हैं। स्विफ्ट का जन्म 1667 में हुआ था और वो एक एंग्लो ईरिश थे, यानी उनके पेरेंट्स इंग्लिश थे पर वो आयरलैंड में रहते थे। 18th सेंचुरी के इंग्लैंड का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म था। वहां दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही थी, जिनको हम कहते हैं विग्स और टॉरीज। साथ ही रिलीजियस लड़ाइयां भी चल रही थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। उस टाइम पर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलना अलाउड नहीं था, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी। इसलिए स्विफ्ट ने एक चाल चली। उन्होंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को गाली देने के बजाय एक ऐसी इमेजिनरी कहानी लिखी जिसमें उन्होंने दूसरे प्लैनेट्स और अजीब देशों का बहाना बनाकर इंग्लैंड की सोसाइटी और पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ा दी। इस लिटरेरी टूल को हम सटायर कहते हैं। अब ये एग्जामिनर्स के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, गुलिवर ट्रेवल्स एज अ पैरोडी ऑफ अ ट्रैवलॉग। देखिए, 18th सेंचुरी में लोग दुनिया एक्सप्लोर कर रहे थे, तो ट्रेवल बुक्स पढ़ना लोगों को बहुत पसंद था। स्विफ्ट ने इसका मजाक उड़ाया, इसकी पैरोडी की। उन्होंने इस बुक को एनोनिमसली बिना अपना असली नाम बताए पब्लिश किया और लिखा कि इसका ऑथर एक असली शिप सर्जन है जिसका नाम है लिमिल गुलिवर। उन्होंने बुक में मैप्स, शिप्स के टेक्निकल टर्म्स और डेट्स इतनी ज्यादा डिटेल में डाली कि शुरू में लोगों को लगा कि ये सच में असली कहानी है। ये स्विफ्ट का तरीका था अपने रीडर्स की गलियबिलिटी यानी भोलेपन का मजाक उड़ाने का। ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर पार्ट में गुलिवर एक नए अजीब देश में जाता है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहली बुक है अ वॉयज टू लिलीपुट। गुलिवर की शिप डूब जाती है और वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां लोग सिर्फ 6 इंच लंबे हैं। इन्हें लिलीपुटियंस कहते हैं। शुरू में ये लोग बहुत ही क्यूट और ऑर्गेनाइज लगते हैं, पर बाद में पता चलता है कि ये बहुत ही घटिया, लड़ाकू और छोटी सोच वाले लोग हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनके पॉलिटिकल और रिलीजियस सटायर पे आपको कमेंट करना है। मतलब इस बुक के अंदर स्विफ्ट ने कैसे पॉलिटिकल और रिलीजियस सटायर करा है लिलीपुट के देश को दिखाकर। अब रिलीजियस सटायर कैसे है, यहाँ लोग इस बात पर खून खराबा कर रहे हैं कि उबले हुए अंडे यानी बॉइल्ड एग को बड़ी साइड से तोड़ना चाहिए या फिर छोटी साइड से। ये दो पार्टीज में डिवाइडेड है, बिग एंडियंस वर्सेस लिटिल एंडियंस। ये स्विफ्ट का तरीका था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की बेकार रिलीजियस लड़ाइयों का मजाक उड़ाने का। दूसरा है पॉलिटिकल सटायर कैसे इसमें। यहाँ का नेता अपनी पोजीशन किसी टैलेंट से नहीं बल्कि रस्सी पर कूदने यानी रोप डांसिंग से हासिल करता है। यहाँ हाई हील्स और लो हील्स पहनने वालों की दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंग्लैंड के विग्स और टॉरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड बुक पर चलते हैं, जो कि है वॉयज टू ब्रॉबडिंगलैंड। अब पिछली बार गुलिवर जाइंट था, पर इस बार सीन उल्टा हो जाता है। गुलिवर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां लोग 60 फीट लंबे हैं। यहाँ गुलिवर एक छोटे खिलौने या फिर पालतू जानवर जैसा बन जाता है। इसमें हमको ये याद रखना है कि स्विफ्ट यहाँ दिखाते हैं कि फिजिकल साइज इक्वल्स टू मॉरल वर्च्यू। ये जो जाइंट लोग हैं जो 60 फीट लंबे हैं, ये शांत और समझदार हैं। जब गुलिवर वहां के किंग को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लैंड की पॉलिटिक्स और गन पाउडर यानी बारूद के बारे में बताता है, तो किंग खुश होने के बजाय सदमे में आ जाता है।
किंग कहता है कि तुम्हारे देश के लोग जरूर इस धरती पे सबसे घटिया कीड़े मकोड़े यानी प्रिनियस रेस ऑफ लिटिल ओडियस वर्मिन होंगे जो आपस में इतना लड़ते हैं। यहाँ यूरोपियन लोगों का घमंड चूर चूर हो जाता है और उनके घमंड के ऊपर उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर यहाँ पर सिर्फ सटायर कर रहे हैं। बुक 3 है लापुटा लगाडो और लुग्नेट। तीसरी यात्रा में गुलिवर का पाला ऐसे लोगों से पड़ता है जो अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। लापुटा एज एन एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट। लापुटा एक उड़ने वाले टापू, एक फ्लाइंग आइलैंड है जो नीचे की जमीन पर राज करता है, नीचे की जमीनों पर राज करता है, मतलब नीचे काफी सारे आइलैंड्स हैं और उसके ऊपर ये लापुटा उड़ रहा है और वो उन आइलैंड्स के ऊपर राज करता है। अगर नीचे के लोग टैक्स नहीं देते तो ये लापुटा आइलैंड उनके ऊपर खड़ा हो जाता है, जिससे उनकी धूप और बारिश रुक जाती है और उन्हें दबाकर मार देता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि इंग्लैंड का आयरलैंड पर होने वाला जुल्म यानी कॉलोनियल ऑपरेशन को, ये एक एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट तानाशाही का परफेक्ट सिंबल है। यहाँ के साइंटिस्ट एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल और साइंटिफिक थ्योरीज में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ का कुछ पता ही नहीं है। वो कुकुम्बर से धूप निकालने जैसे बेकार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जबकि आम जनता भूखी मर रही है। गुलिवर को पता चलता है कि यहाँ कुछ लोग अमर यानी कि इमॉर्टल भी है। शुरू में वो खुश हो जाता है कि वो इन अमर लोगों के विजडम को देखेगा, पर बाद में उसको पता चलता है कि वो अमर तो है पर उनकी यूथ वापस नहीं आती। वो बूढ़े, बीमार और लाचार होकर हमेशा जिंदा ही रहते हैं। स्विफ्ट यहाँ बताते हैं कि इंसान का अमर होने का लालच कितना बड़ा कर्ज, कितना बड़ा श्राप बन सकता है। बुक 4 है द कंट्री ऑफ हुएनिम्स। ये इस बुक, इस नॉवल का सबसे डार्क और शॉक करने वाला पार्ट है। गुलिवर एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ ट्रेडिशनल रूल्स एकदम से पलट जाते हैं। अब इस बुक के अंदर दो की टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। एक है होइनिम्स, ये एकदम समझदार, रेशनल और सिविलाइज्ड घोड़े यानी कि हॉर्सेस हैं। इनकी लैंग्वेज में झूठ यानी लाई नाम का कोई शब्द ही नहीं है। दूसरे हैं याहूस, ये जानवरों की तरह गंदे, लड़ाकू और लालची हैं। पर जब गुलिवर को इनको ध्यान से देखा जाता है, मतलब गुलिवर और इन्हें कंपैरिजन किया जाता है इनके अंदर, तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये याहूस और कोई नहीं बल्कि इंसान ही है। तो बेसिकली ये शिफ्टेड डायनामिक्स हमको इस बुक के अंदर देखने को मिलते हैं। इस बुक का कंक्लूजन कुछ इस तरीके का है कि घोड़ों को लगता है कि गुलिवर भी एक याहू है जिसके पास थोड़ा सा दिमाग आ गया है। एंड में जब गुलिवर वापस इंग्लैंड आता है तो उसको इंसानों की असलियत पता चल चुकी होती है। वो मिसएंथ्रोपी का शिकार हो जाता है, यानी कि उसको इंसानों से नफरत हो जाती है। वो अपनी खुद की वाइफ और बच्चों की शक्ल नहीं देख पाता और उनकी स्मेल भी नहीं बर्दाश्त कर पाता और अपना पूरा दिन एक तबेले, एक स्टेबल में घोड़ों के बीच में बिताता है। ये एंडिंग रीडर को कंप्लीटली झंझोड़ कर रख देती है। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लॉग 2, गुलिवर ट्रेवल्स का पूरा सफर। स्विफ्ट ने अपने पेन को एक तलवार की तरह इस्तेमाल किया और उन्होंने पूरे ह्यूमन रेस के ऊपर एक तीखी सटायर की। चलिए तो दोस्तों, ब्लॉग 2 को खत्म करने के बाद चलते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, जो कि है ब्लॉग 3, और इसमें हमको पढ़ना है विलियम कॉनक्रीव और उनका बहुत ही फेमस प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड को। इस प्ले को समझने के लिए आपको 18th सेंचुरी लंदन के अमीर लोगों के ड्राइंग रूम्स में चलना होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी किसी मॉडर्न बॉलीवुड मसाला मूवी से कम नहीं होने वाली है। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। 17th सेंचुरी के मिड में इंग्लैंड में प्योरिटन्स यानी कट्टर धार्मिक लोगों का राज था। उन्होंने थिएटर्स बंद कर दिए थे और हर तरह के मजे पर बैन लगा दिया था। लेकिन 1660 में जब किंग चार्ल्स II वापस आए तो एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हम रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। इस दौर में जैसे ही लोग पुरानी पाबंदियों से आजाद हुए तो एकदम से पार्टी कल्चर, फैशन और खुलेआम अफेयर्स शुरू हो गए। थिएटर्स वापस से खुल गए। इस टाइम पर एक नया जॉनरा बन गया जिसको हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसमें लोग तलवारों से नहीं लड़ते, इसमें लड़ाई होती है दिमाग से, बातों से और विट यानी हाजिर जवाबी से। इन प्लेस में लंदन के अमीर लोगों के दिखावे, उनके झूठे रिश्ते और पैसे के लालच का मजाक उड़ाया जाता है। और विलियम कॉनग्रीव इस जॉनरा के अनडिस्प्यूटेड किंग थे उस टाइम पर। अब ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है इस नॉवल का द एपिग्राफ एंड प्रोलोग। प्ले के शुरू में जो एपिग्राफ और प्रोलोग दिया गया है उसका क्या मतलब है, आपसे ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। कॉनग्रीव ने इस प्ले के टाइटल पेज पर एक एपिग्राफ, किसी दूसरी बुक का एक छोटा सा कोट डाला है। ये कोट एंशिएंट रोमन राइटर हॉरेस की सटायर्स किताब से लिया गया है। इसमें दो बातें लिखी हैं। पहली, उन लोगों के बारे में जो एडल्टर्स यानी धोखेबाज और अफेयर करने वाले को सजा देना चाहते हैं, और दूसरी डाउरी यानी दहेज और जायदाद के लालच के बारे में। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये एपिग्राफ प्ले की पूरी समरी पहले ही दे देता है।
कॉनग्रीव ऑडियंस को वार्न कर रहे हैं कि इस प्ले में सिर्फ झूठे अफेयर्स और पैसे के पीछे भागने वाले लोगों की कहानी है और एंड में लालच करने वालों का बुरा हाल होने वाला है। कहानी बहुत ही उलझी हुई है, पर हम इसे बिल्कुल सिंपल करके समझेंगे। हमारा हीरो है मीराबेल, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट और स्टाइलिश आदमी है। वो सच्ची मोहब्बत करता है हमारी हीरोइन मीला मेंट से। अब इनके नाम में कंफ्यूज मत होना, एक है मीरा बेल, बेल मतलब घंटी वाला, और दूसरा है मीला मेंट। मीला मेंट बहुत ही इंडिपेंडेंट और हाजिर जवाब लड़की है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पैसा और एक गुस्से वाली आंटी। मीला मेंट की आधी जायदाद यानी उसकी डाउरी उसकी बुआ या फिर आंटी लेडी विशफोर्थ के कंट्रोल में है। लेडी विशफोर्थ मीराबेल से नफरत करती है क्योंकि पास्ट में मीराबेल, जो कि हमारा विटी हीरो है, उसने लेडी विशफोर्थ से झूठे प्यार का नाटक किया था सिर्फ मीला मेंट के करीब रहने के लिए। जब लेडी विशफोर्थ को ये बात पता चली तो उसने कसम खा ली कि वो मीराबेल को बर्बाद कर देगी। अब इस स्टोरी का मास्टर प्लान क्या है? मतलब हीरो एक मास्टर प्लान भी तो बनाएगा, क्योंकि ये पूरी ड्रामेटिक स्टोरी है। मीराबेल मीलामेट को पाना चाहता है और उसका पैसा भी पाना चाहता है। तो वो अपने दिमाग से एक ऐसी चाल चलता है, वो अपने नौकर वेटवेल की शादी लेडी विशफोर्ड की मेड फोएबल से करवा देता है। फिर वो वेटवेल को एक अमीर आदमी सर रॉलैंड का भेस पहनाकर लेडी विशफोर्ड को फंसाने के लिए भेजता है। प्लान ये था कि जब लेडी विशफोर्ड उस नकली अमीर आदमी से शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, तब मीराबेल उसको ब्लैकमेल करेगा कि मेरी शादी मीलामेंट से करवा दो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने एक नौकर से शादी कर ली है। तो उसकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब हर कहानी में हीरो है तो विलन भी होगा। तो इस कहानी में हमारा विलन है फेनॉल, जो पैसों का भूखा है। उसकी शादी लेडी विशफोर्ड की बेटी मिसेस फेनॉल से हुई है, लेकिन फेनॉल का चक्कर लेडी विशफोर्ड की एक फ्रेंड मिसेस मारवुड के साथ चल रहा है। मिसेस मारवुड छुपकर मीराबेल का पूरा प्लान सुन लेती है और फेनॉल को बता देती है। अब फेनॉल खुद ब्लैकमेल करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मिसेस फेनॉल की शादी से पहले उसका मीराबेल के साथ अफेयर था। फेनॉल लेडी विशफोर्ड को धमकी देता है कि अगर उसने अपनी पूरी जायदाद उसके नाम नहीं की तो वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा और उनकी पूरी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। इस स्टोरी का एंड आते आते हमको लगता है कि विलन जीत जाएगा, पर मीराबेल अपना आखिरी पत्ता फेंकता है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट निकालता है जिसको डीड ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है। पता चलता है कि मिसेस फेनॉल ने शादी से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी चुपचाप मीराबेल के नाम एक ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी थी। यानी फेनॉल का ब्लैकमेल बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि लीगल टर्म्स में उसकी वाइफ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था। लेडी विश्वास इस मदद से इतनी खुश हो जाती है कि वो मीराबेल और मीलामेंट की शादी के लिए मान जाती है और दोनों को पैसा भी मिल जाता है। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए, द प्रोविसो सीन। एक्ट 4 में एक सीन आता है जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस है। शादी से पहले मीराबेल और मीलामेंट एक जगह बैठकर शादी के टर्म्स एंड कंडीशंस यानी शर्तें डिसाइड करते हैं। मीलामेंट कहती है शादी के बाद भी उसकी आजादी बरकरार रहेगी, वो अपनी मर्जी से उठेगी और अपने दोस्तों से मिलेगी। मीराबेल भी अपनी कुछ शर्तें रखता है। इसे हम कंपेनियोनेट मैरिज यानी साथी वाली शादी कहते हैं। कॉनग्रीव दिखाते हैं कि मॉडर्न जमाने में लव अंधा नहीं होना चाहिए। शादी को एक सक्सेसफुल लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह प्रैक्टिकली डील करना चाहिए ताकि वो लंबा चले। ये प्ले दिखाता है कि कैसे पुराना जमाना जा रहा है और नया जमाना आ रहा है। लेडी विश्वास तो पुरानी एरिस्टोक्रेटिक सोच है, जो आदेश देना जानती है पर उसकी कोई सुनता नहीं है। दूसरी तरफ मीराबेल एक नया मॉडर्न जेंटलमैन है। वो लड़ाई तलवारों से नहीं जीतता, बल्कि डीड ऑफ ट्रस्ट यानी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट पेपर से जीतता है। ये वैसे जॉन लॉक की एक फेमस फिलॉसफी है कि नए जमाने की ताकत खून खराबे में नहीं, बल्कि लीगल डॉक्यूमेंट्स और दिमाग में है। आप समझते हैं कि इस नॉवल के टाइटल का मतलब क्या है? इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। इस टाइटल का मतलब है दुनिया की यही रीत है। दुनिया लालची, धोखेबाज और चालाक लोगों से भरी हुई है। अगर आप इस दुनिया में बिल्कुल मासूम यानी इनोसेंट रहेंगे तो लोग आपको कुचल देंगे, पर अगर आप फेनॉल की तरह बिल्कुल प्योर विलन बन जाएंगे तो लॉ आपको पकड़ लेगा। जिंदा रहने के लिए आपको मीराबेल जैसा बनना पड़ेगा, दिल में थोड़ा सा प्यार रखना पड़ेगा, पर दिमाग एकदम तेज और प्रैक्टिकल रखना पड़ेगा ताकि आपका कोई फायदा ना उठा सके। तो दोस्तों, ये था हमारा लंदन की अपर क्लास सोसाइटी का पूरा कच्चा चिट्ठा, जो कि हमने अभी ब्लॉक 3 के मास्टर ब्रेकडाउन में कवर किया। तो दोस्तों, हमने ब्लॉक 3 को तो कवर कर लिया है। अब हम अपने बीजीसी सिलेबस के आखिरी और सबसे खूबसूरत यूनिट की तरफ चलते हैं। पीछे हमने लंदन की हाई सोसाइटी, वहां का धोखा और पैसा देखा, लेकिन अब इस शोर शराबे से दूर हम चलेंगे एक शांत गांव में। अब हम कवर करेंगे ब्लॉक 4, थॉमस ग्रे की लिखी हुई वर्ल्ड फेमस पोयम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को।
अगर आपको पोएट्री समझ नहीं आती या फिर बोरिंग लगती है, तो आज आपका नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है। ये पोयम इतनी इमोशनल और डीप है कि इसने इंग्लिश लिटरेचर का रास्ता ही बदल दिया था। तो चलिए बिना किसी डिले के इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले थॉमस ग्रे के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ग्रे 18th सेंचुरी के मिड 1716 और 1771 में रहे थे। वो बिल्कुल स्विफ्ट या कॉनग्रीव जैसे नहीं थे। वो एक इंट्रोवर्ट यानी शर्मीले, शांत और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे, जिन्हें अकेले रहना पसंद था। अब ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, द ट्रांजिशन टू प्री रोमांटिक एरा। देखिए, अब तक 18th सेंचुरी के राइटर, जिन्हें नियो क्लासिकल कहते थे, सिर्फ शहर यानी सिटी की भीड़, पॉलिटिक्स और अमीर लोगों का मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। पर थॉमस ग्रे ने ये सब छोड़ दिया। उन्होंने शहर से दूर नेचर, शांति और गांव के गरीब लोगों पर फोकस किया। इसी बदलाव को हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर प्री रोमांटिक एरा कहते हैं। इसी के साथ ही ये पोयम ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये एक ऐसी पोएट्री का स्टाइल था जहां पोएट शाम के वक्त कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड में बैठकर डेथ, आत्मा और इंसान के आखिरी अंजाम के बारे में गहरी बातें सोचते थे। यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है, डिस्कस द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेस एलिजी। अगर आपने इसका आंसर ठीक से दिया तो फुल मार्क्स पक्के। मान लीजिए एलिजी का मतलब होता है एक शोक गीत, यानी किसी के मरने पर गाए जाने वाला दुख भरा गाना। नॉर्मल जमाने में एलिजी सिर्फ किसी बड़े राजा, नेता या अमीर आदमी के मरने पर लिखी जाती थी। पर थॉमस ग्रे ने यहाँ एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने ये शाही यानी रॉयल स्टाइल की कविता गांव के अनपढ़ गरीब किसानों के लिए लिखी, जिनको कोई जानता तक नहीं था। ये पोयम हीरोइक क्वाट्रेन्स में लिखी गई है, यानी हर स्टैंजा में 4 लाइन्स है और राइम स्कीम है ए बी ए बी। पहली और तीसरी लाइन एक दूसरे के साथ राइम करती है और दूसरी और चौथी लाइन एक दूसरे के साथ राइम करती है। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। इसका मतलब है कि हर लाइन में 10 सिलेबल्स यानी आवाजें हैं, जो धक 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 करके एक स्लो हार्ट बीट की तरह साउंड करती है। ये स्लो म्यूजिक पढ़ने वाले को मजबूर कर देता है कि वो आराम से, शांति से पढ़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शाम के वक्त कब्रिस्तान में धीरे धीरे चल रहा हो। चलिए अब इस पोयम की डेप्थ में चलते हैं और इसके मेन थीम्स को समझते हैं जो इस पोयम के अंदर डिस्कस करे गए हैं। थीम 1 है द सेटिंग एंड द आइसोलेशन यानी शांति और अकेलापन। पोयम शाम के वक्त यानी ट्वाइलाइट में शुरू होती है। एक मंदिर की घंटी कर्फ्यू बेल बजती है, जो बताती है कि दिन ढल चुका है। एक थका हुआ किसान अपने घर जा रहा है। अंधेरा छा जाता है और पोएट उस कब्रिस्तान में अकेला रह जाता है। पोएट को सिर्फ आउल की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई देती है। ये सेटिंग शहर के शोर शराबे से दूर एक परफेक्ट शांति बनाती है, जहाँ इंसान लाइफ और डेथ के बारे में सोच सके। थीम नंबर 2 है डिग्निटी ऑफ लेबर यानी मेहनत की इज्जत। पोएट उन कच्ची पुरानी कब्रों को देखता है जहां गांव के फोर फादर्स दफन है। वो सोचता है कि ये लोग कितने मेहनती थे, इन्होंने कितनी बहादुरी से जमीन पर खेती की होगी। अब कोई सुबह की हवा या फिर मुर्गे यानी रूस्टर भी इनको नहीं उठा सकते। अब इनके बच्चे इनकी गोद में खेलने के लिए दौड़कर नहीं आएंगे। ग्रे यहाँ इन आम लोगों की सिंपल और मेहनती लाइफ को बहुत ज्यादा डिग्निटी देते हैं। थीम 3 है डेथ एज अ ग्रेट लेबरर का। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। ये पोयम का सबसे पावरफुल हिस्सा है। पोएट अमीर और घमंडी लोगों, एम्बिशन और ग्रेंडर को वार्न करते हैं कि तुम इन गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। पोएट एक बहुत ही फेमस लाइन लिखते हैं। थॉमस ग्रे एक बहुत ही फेमस लाइन लिखते हैं, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव। इसका मतलब है कि चाहे तुम्हारे पास कितना भी बड़ा महल हो, कितनी भी खूबसूरत चेहरा हो या कितना भी पैसा हो, मौत एक दिन सबको बराबर कर देती है, एक लेवल में ले आती है। मौत को रिश्वत यानी ब्राइब नहीं दी जा सकती। ग्रेव के अंदर राजा और रंक दोनों की हड्डियां एक जैसी होती हैं। थीम 4 है द ट्रेजेडी ऑफ अनरियलाइज्ड पोटेंशियल। पोएट उन गरीबों की कब्रों को देखकर एक बहुत ही दुखी बात सोचता है। वो कहता है कि हो सकता है इन कब्रों में कोई ऐसा इंसान दफन हो जिसका दिमाग एकदम जीनियस हो, शायद कोई बड़ा पोएट जैसे जॉन मिल्टन या कोई बड़ा नेता दफन हो, पर उनको कभी पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसमें हमको ये याद रखना है कि पोएट दो बहुत ही सुंदर मेटाफर्स का यहाँ पर यूज करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से कीमती हीरे यानी जेम समुद्र की गहराई में अंधेरे में छिपे रह जाते हैं, जैसे कि ये लोग रह गए जिनके टैलेंट को हम कभी पहचान ही नहीं पाए। और बहुत से खूबसूरत फूल रेगिस्तान में खिलते हैं और बिना किसी के देखे ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि ये लोग इंसान हैं। तो ये दो एक्सटेंडेड मेटाफर्स का यहाँ पर यूज किया है, जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। यानी इन गांव वालों के पास टैलेंट तो बहुत था, पर लेकिन पॉवर्टी और अनपढ़ होने की वजह से उनके टैलेंट को दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। ये दोनों मेटाफर्स ये बता रहे हैं। थीम 5 है सिटी वर्सेस कंट्री का।
पर ग्रे इसमें एक पॉजिटिव साइड को भी देखते हैं। वो एक फेमस लाइन में बोलते हैं, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इनॉग्बल स्ट्राइफ। वो कहते हैं कि गरीबी ने उन्हें महान बनने से जरूर रोका, पर गरीबी ने उन्हें बुरे काम करने से भी बचा लिया। क्योंकि वो शहर की पॉलिटिक्स और लालच से दूर थे, इसलिए उन्होंने कभी किसी का खून नहीं किया, कभी कोई तानाशाह जैसे ओलिवर क्रॉमवेल नहीं बने। और उनकी लाइफ छोटी थी, पर लेकिन सच्ची और शरीफ थी। थीम नंबर 6 है द यूनिवर्सल नीड ऑफ रिमेम्बरेंस और द एपिटाफ को हम यहाँ पर पोयम के एंड में पोएट देखता है कि इन गरीबों की कब्रों पर बहुत सस्ते और स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले पत्थर लगे हुए हैं। पर ये पत्थर एक सच्चाई बताते हैं कि चाहे इंसान अमीर हो या फिर गरीब, मरने के बाद हर कोई चाहता है कि उसको याद रखा जाए और कोई उसकी कब्र पर आकर दो आंसू बहाए। आखिरी में पोएट यानी कि थॉमस ग्रे अपनी खुद की मौत के बारे में सोचने लगते हैं। वो एक एपिटाफ लिखते हैं। एपिटाफ का मतलब होता है वो शब्द जो किसी की कब्र यानी टॉम स्टोन पर लिखे जाते हैं। ग्रे अपने एपिटाफ में कहते हैं कि मरने के बाद मेरे मेरिट्स या फिर मेरे फ्लॉज यानी मेरी गलतियां दोनों को भगवान के पास शांति से छोड़ दो। इस फाइनल सरेंडर के साथ पोएट मौत के डर को खत्म कर देता है और एक स्पिरिचुअल शांति हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत और शांत पोयम के साथ हमारा ब्लॉक 4 और आपका बीईजीसी 108 का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने डैनियल डिफो के अकेलेपन और हार्ड वर्क वाली आइलैंड की स्टोरी देखी, जॉनथन स्विफ्ट का इंसानों पर डार्क गुस्सा देखा, विलियम कॉनग्रीव के हाई सोसाइटी के चालाक कॉन्ट्रैक्ट समझे और आखिर में थॉमस ग्रे के साथ नेचर और मौत की शांति का अनुभव किया। ये सब मिलाकर 18th सेंचुरी के इंग्लैंड का एक परफेक्ट मिरर बनाते हैं। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से फॉलो किया है, तो आप अपने एग्जाम्स के लिए 100% रेडी हैं। और अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को डिटेल में समझना है या फिर आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इनके फुल वीडियोस के लिंक है। आप वहां से जाकर हर एक टेक्स्ट का क्रिटिकल एनालिसिस और उसकी एकदम डिटेल्ड समरी भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड वन शॉट और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।